नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 12 मई को रिटायर हो जाएंगे। 12 मई के बाद देश के नए सीजेआई होंगे जस्टिस बी आर गवई साहब। गवई साहब चीफ जस्टिस बनने के पहले ही जिस अंदाज में, जिस मूड में नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहा है कि मई के बाद यानी 12 मई के बाद मोदी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं जो लिस्टिंग जिनकी नहीं हो पा रही है, जिन मामलों को लोग याद करना भूल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मामले। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मामला राजीव कुमार के आयोग वाला है। उस पर जो कानून बना करके सीजेआई को बाहर किया गया था, इस पूरे केस को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो केस ठंडे बस्ते में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मूड, गवई साहब का मूड जो दिख रहा है, और आज इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मलिक साहब हमारे साथ है। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए बलराज सिंह मलिक साहब को। स्वागत है मलिक सर। जी जी, नमस्कार सुप्रीम नमस्कार। कोर्ट की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार पिछले कुछ वक्त से हमने दीपक मिश्रा को देखा, फिर रंजन गोगोई को देखा, ये जो सिलसिला देखते आ रहे हैं, फिर डीवाई चंद्रचूड़, फिर संजीव खन्ना। इस दौर को आपने तो वहां बैठ के देखा है, और बैठ के देखा ही नहीं है, आपने बोला भी बहुत कुछ है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार बोला है। लेकिन जी कुछ मुझे लगता है कि एक ब्रेक, एक अंतराल सा आने वाला है, क्योंकि गवई साहब सीजेआई बनने से पहले 7 जनवरी को एक मामले की सुनवाई के वक्त उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, वो केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए असहज करने वाली टिप्पणियां हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं देसी अंदाज में कि रगड़ करके रख दिया, नाम लेकर के, लाडली बहना जैसी योजनाओं को। और ये मामला था जजों के वेतन को लेकर के। कई जगहों पर जजों के वेतन नहीं दिए जा रहे हैं, यानी वेतन देने का पैसा नहीं है और मुफ्त की रेवड़ियों के लिए पैसा है चुनाव के वक्त। मैं कोट अनकोट बताता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। वो कहते हैं बी आर गवई थे और उनकी पीठ में उनके साथ जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह भी थे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल जो तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनका हवाला देते हुए कहा कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते। जब हम वित्तीय बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। चुनाव आते ही आप लाडली बहना देखिए, महाराष्ट्र का गेम चेंजर लोग बता रहे हैं इसको, इसका नाम लिया है। आप लाडली बहना और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें आपको निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। दिल्ली में अब किसी न किसी पार्टी की ओर से घोषणाएं होती हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपए देंगे। ये कहा उन्होंने कि जो तमाम ये मामला था, वेतन और पेंशन से जुड़ा हुआ एक याचिका जुड़ी हुई थी, उस पर सुनवाई में, और कहा कि जजों को वेतन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और मुफ्त की योजनाओं के लिए आपका खजाना खुला हुआ है। इस गवई साहब की इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की स्थिति पर जो आप लगातार अवलोकन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ठीक नहीं है, उसके आईने में अगर देखें तो ये टिप्पणी आपको कैसा, सुप्रीम कोर्ट के भविष्य में कुछ तब्दीली आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, नेचुरल इसमें तो तब्दीली तो होंगी। ये जज पे डिपेंड करता है हु इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस, और वो कैसा है। उसके लगातार जब से उसकी अपॉइंटमेंट होती है किसी जज की, और लगातार उसका टेन्योर जो जो एंड की तरफ बढ़ता है, उसे पूरा अंदाजा इमीडिएट वकीलों को, देश की जनता को भी लग जाता है कि व्हाट इज द टेम्परामेंट ऑफ द जज। और गवई साहब एक ऐसे जज हैं जो लोगों का उन पे विश्वास है कि ही इज मोर एंड मोर ह्यूमेन जज, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज राइट ऑफ द पीपल, और ऐसा उम्मीद भी है लोगों की। मगर अभी हमें देखना होगा, जल्दबाजी होगा ये कहने के बाद तो कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो मास्टर ऑफ रोस्टर बन के कितना काम कर पाते हैं, क्योंकि अब वो कोलिजियम में है। एक बात वो उठा सकते हैं, एक बात शायद उन्होंने उठाई भी, अभी अभी एक बात उठी है कि भाई जो भी जज रहे हैं उनके बच्चों को जज लगाने के लिए कंसीडर ना किया जाए।
उसमें फिर एक जज ने बीच में टोका टिप्पणी की है कि ऐसे रास्ता बंद करना ठीक नहीं है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोगों को इस तरह जज बनाने की बात चल रही है, जो मुझे पता चला है और लगभग तय हो गई है, कि जिनमें कंसीडरेशन रखी गई उसकी इनकम की, ना ईमानदारी की, ना उसकी प्रैक्टिस की। हाई कोर्ट में उसने कितनी प्रैक्टिस की है, कैसा आदमी है, ईमानदार क्या है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, बस इसका पैसा है, इसके पास पैसा। पैसा तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके फादर जज या पुराने वकील हैं या सरकारों में सॉलिसिटर, अटॉर्नी या कौंसल बन जाते हैं, तो उनकी कमाई इतनी हो जाती है, उनके बच्चों को केस भी मिल जाते हैं और दुनिया भर के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहते हैं। वो फीस चाहे क्लाइंट से मिली है ना मिली है, फिर भी उसके नाम पे फीस जमा कर ली जाती है और अकाउंट मजबूत हो जाते हैं। पैसे के आधार पे किसी की योग्यता जांचना एकदम संविधान के खिलाफ है। और ऐसे लोगों को जज बनाना जो खाली पैसे, उनके ट्रांजैक्शन, उनके अकाउंट का वो ज्यादा है, अरे उसको लोन लेना है कि उसको लोन दे दो, उसकी कंपनी खुलवा दो आप उसको, अगर इसका मतलब उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, इज ए बिजनेसमैन हो सकता है वो बेहतर, इसको कैसे कह सकते हो वकील अच्छा हो सकता है, हाउ ही हैज मैनिपुलेटेड हिज अकाउंट। तो ये जो सोच अभी तक है ये अनडेमोक्रेटिक है और अभी ये सोच हावी है। अभी ये इस तरह के जुगाड़ वाले लोगों का अभी भी जुगाड़ है, अभी बचा हुआ है। हालांकि हमने पर्सनली भी एक बार कहा था कि जस्टिस गवई जी को एक फंक्शन में खुद मैंने ही कहा था, आई वॉज द स्टेज सेक्रेटरी एंड द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम, कि सर यहाँ जो जज आप लगाओ ना, अब सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन होता है हाई कोर्ट से, अब ये मत देखो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट से कौन आया, गुवाहाटी हाई कोर्ट से कौन आया, ये बहुत हो चुका देश में सुप्रीम कोर्ट में कि हर हाई कोर्ट का आदमी होना चाहिए। हर हाई कोर्ट का नहीं, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी होना चाहिए। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी पे विश्वास बढ़ाना है, उन लोगों को मौका दीजिए जो कभी यहाँ आए नहीं। इसलिए फेथ अगर बढ़ाना है जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट की आन बान शान बढ़ानी है, ये आंख मूंद के देश सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करे, ये नहीं है हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को वो काम करने अपने अपॉइंटमेंट में, अपनी जजमेंट में, अपने जूरिस्प्रूडेंस में, जिससे लोगों का विश्वास अपने आप हो। लोग मजबूर नहीं किया जा सकता लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करो। क्यों करे भाई? सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के हिसाब से सरकार पे अंकुश नहीं लगा सकती, पॉलिसी पे अंकुश नहीं लगा सकती, हेट स्पीच पे अंकुश नहीं लगा सकती, और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्ना ने खुद ही कहा, जो चीफ जस्टिस बनेगी फ्यूचर में, कि प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। वो क्यों कही ऐसी बात? क्योंकि प्रेशर चलता है। 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। खुद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शामिल होने वाला गोगोई, वो तो पूरी तरह से एक तरह से ऐसे हो गया जैसे मदारी का बंदर होता है। ये शब्द यूज करना पड़ेगा मेरे को। पूरा देश उसने इस तरह का काम किया। इवन लोगों के बोलने के अधिकार को, पेगासस के मामले को, इस देश को गुमराह, एक तरह से हुआ गुमराह। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाई। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ संविधान की रक्षा करना, लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इस देश में कितनी आर्थिक असमानता कम हुई, कितना भाईचारा बढ़ा, कितना हेट स्पीच कम हुआ, कितना नेताओं की आमदनी कम हुई, कितनी ब्यूरोक्रेसी की धक्काशाही, तानाशाही चली, ये सब देखना है कि जो प्रियम्बल में जो लक्ष्य है उसके मुताबिक अगर रिजल्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की, तब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सार्थक है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को भी उसी इंडेक्स में मापना होगा जैसे देश का राइट टू एक्सप्रेशन का इंडेक्स बहुत नीचे है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये जरूरी है कि उसका जो लक्ष्य संविधान का, उसको अचीव करने में उसने कितना काम किया और वो कितना अचीव हुआ। इसलिए आज की जो स्थिति देश की है उसमें मैं सरकारों को की बजाय, ब्यूरोक्रेसी की बजाय सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं देश की सुप्रीम कोर्ट को। आज की जो स्थिति देश की है उसके लिए सीधी और सीधी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। यदा कदा कुछ जज ऐसे हो जाते हैं जो वोकल हैं, बोलते हैं। अब 3-4 नाम लोग गिनते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इज्जत और मान सम्मान है। नंबर 1 जस्टिस ओका, नंबर 2 जस्टिस भुइया, जस्टिस गवई, और जस्टिस क्या नाम है उनका, हमारे हैं मसीह, जस्टिस मसीह, जस्टिस मसीह। इनके अलावा और एक वो नागरत्ना, उनको भी कुछ, ठीक है। बाकी लोगों के बारे में ना जिक्र करते, ना कोई रिस्पेक्ट ज्यादा है। वो एक तरह से वैकेंसी भरने की बात है। नाम लेने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है,
उनसे उम्मीद है, क्योंकि उनके चाचा की वजह से, कि वो एक ऐसे आदमी के भतीजे हैं जिनकी मैं खुद हाईएस्ट रिगार्ड करता हूं। अगर किसी जज की सबसे ज्यादा रिगार्ड करता हूं, मैं जस्टिस खन्ना की करता हूं। जब देश को जरूरत थी और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें चंद्रचूड़ के फादर भी शामिल थे, इस तरह के लोगों ने एक फैसले दिए कि इमरजेंसी में लोगों का जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है, इस तरह की बात की। और अकेले जस्टिस खन्ना थे जिसने रीढ़ की हड्डी, पूरे देश की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को अपहेल्ड किया। नो, इवन इमरजेंसी में भी लोगों के जीने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तो उनसे उम्मीद है, मगर उसने मास्टर ऑफ रोस्टर का पद नहीं छोड़ा। जस्टिस संजीव खन्ना अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदार हो, तो जिस पे सबसे आरोप लगते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर पे, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है और प्रेशर में रहती जुडिशरी, और जजों के सामने केस लगते हैं जिनमें सरकार का इंटरेस्ट होता है। जो आरोप मैंने नहीं, 4 जजों ने सरेआम देश के सामने लगाए थे और उन्होंने कहा था हम जनता की अदालत में आए हैं। इसका मतलब जजों को भी पता है, उनको ज्ञान है इस बात का, जो मैं बार बार कहता हूं, देश की जनता सुप्रीम कोर्ट की भी सुप्रीम है, देश की जनता प्राइम मिनिस्टर की भी प्राइम मिनिस्टर है, देश की जनता इस देश के राष्ट्रपति की भी राष्ट्रपति है, देश की जनता ब्यूरोक्रेसी की भी बाप है, देश की जनता ही देश की मालिक है। तो उस हैसियत से उन्होंने देश के सामने, पत्रकारों के सामने आए थे कि देश आवाज उठाएगा। और हम बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को इकट्ठे होकर रिजोल्यूशन करना चाहिए। मास्टर ऑफ रोस्टर किसी का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मिल बैठ के तय करें केस कैसे लगेंगे, ताकि उसमें किसी एक आदमी की ना चले। एक आदमी भ्रष्टाचारी हो सकता है, एक आदमी देश का बेड़ा गर्क कर सकता है, वो चाहे चीफ जस्टिस के रूप में हो। आज मास्टर ऑफ रोस्टर को बदलने की जरूरत है और सारे जजों को मिलके वो करना चाहिए। और ये कोलिजियम सिस्टम भी जब तक है, ये भी पूरे 5 नहीं, पूरे सारे जजों को मिलकर तय क्राइटेरिया तय होना चाहिए, जज कैसे लगे देश के अंदर। बिल्कुल। और जब आपने कहा ना ये मास्टर ऑफ रोस्टर और केसों की लिस्टिंग, तो इसलिए मैं इस पे चर्चा में बात ले आऊं कि ये मामला जो ये है मुफ्त की रेवड़ियों का मामला, ये इस समय भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास रखा है, लेकिन इस पर विस्तार से सुनवाई विचार अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यस, मैं बताऊं इस पे मैं बोलना है। यस, मेन मुद्दा आज का ये है आपका, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे बड़ी अगर कोई करता है तो मास्टर ऑफ रोस्टर करता है। क्योंकि जो केसेस या वो सब लोग करते हैं जो इंपॉर्टेंट केस में डेट नहीं देते अपनी कोर्ट के अंदर जिसके सामने मैटर है, और या मास्टर ऑफ रोस्टर उन केसों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर गठित करना नहीं करता, या उन केसों को पेंडिंग रखता है, नहीं लगने देता मास्टर ऑफ रोस्टर, तो ये जुडिशियल करप्शन है। और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार जुडिशरी हैं या वो जज हैं जो जजों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। इससे हमारे देश की जुडिशरी की आन बान शान को धक्का पहुंचता है और लोगों का विश्वास डगमगाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितनी फ्री रेवड़ियां हैं, सुप्रीम कोर्ट को इसको कंसीडर करना चाहिए था। पता नहीं इन लोगों के जहन में ये बात है कि नहीं है, ये मुद्दे इतने, ये विचार हैं कि नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है हाउ द जजेस थिंक, हाउ द चीफ जस्टिस थिंक। वो उसका सोचने का पैरामीटर क्या है, वो संवैधानिक सोच कितनी है, यूनिवर्सल और ग्लोबल सोच कितनी है। अगर सोच ही नहीं है तो वो केस सुनेंगे कैसे, या वो लटकाना चाहेंगे कोई भी जज। तो इसलिए जो फ्री बीज वाला है, इस पे आसान तरीका है इस केस को सुनने का, सिंपल, कि उन सरकारों ने जो अब वादे कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, उन्होंने जो पुराने वादे किए थे अपने इलेक्शन में पिछले में, उनकी यथास्थिति क्या है। अगर उन सब को उन्होंने लागू कर दिया है तो ये इन पॉलिसी पे रोक नहीं लगानी चाहिए। अगर उन्होंने उनको लागू नहीं किया है तो इन्हीं इमीडिएटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना चाहिए इनकी फ्री बीज को। These freebies are only and only for allurement of the voters, वोटर को लुभाने का। जैसे बंदरों को पकड़ता है कोई मदारी जंगल से, छोटे बच्चों को पकड़ के फिर अपना तमाशा सारी उम्र दिखाता है, ऐसे ही वोटों को लेके सत्ता हथियाने का एक साजिश है। और इस साजिश में अगर टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी साजिश का हिस्सा माना जाएगा और जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इतिहास में और किताबों में ये लिखा जाएगा।
मैं अब फैक्चुअली भी जो आपने कहा, मलिक साहब ने कहा, मैं फैक्चुअली बताऊं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो गवई साहब की टिप्पणी है कितनी महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए 2013 में आप चलिए। 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी की पीठ में, सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, सुब्रमण्यम बालाजी उस बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कलर टीवी, साइकिल, साउथ में बड़ा कलर टीवी साड़ी वाला कल्चर आया था, कलर टीवी, साइकिल, मुफ्त मकान, बिजली, रोजगार देने के वादों को घूस या भ्रष्टाचार नहीं माना था। उन्होंने कहा था घूस या भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता, ये सरकार पर निर्भर है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय लोगों की जरूरतों और अपने वित्तीय खजाने का ध्यान रखे। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि सरकारें कैसे पैसे खर्च करें। उसके बाद ये मामला 26 अगस्त 2022 तत्कालीन सीजेआई, आप जान रहे हैं, तत्कालीन सीजेआई की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर फिर ये गया मामला कि मुफ्त की रेवड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो 3 न्यायाधीश थे सीजेआई की अगुवाई में, उन्होंने इस याचिका को 3 न्यायाधीशों के पीठ के पास भेज दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाले बेंच ने 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया 26 अगस्त 2022 को, जिसने कहा कि वह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की प्रार्थनाओं पर गौर करेगी। 26 अगस्त 2022 से अब तक गौर ही कर रही है। 26 अगस्त 2023 गुजरा, 26 अगस्त 2024 गुजरा, अब 2025 में हम कदम रख चुके हैं, गौर ही कर रही है। मैंने इसीलिए कहा कि क्या 12 मई के बाद मोदी की मुसीबत बढ़ेगी? ये मामला मुफ्त की रेबड़ी आधा तो ताकत वैसे ही छीन लेगी, जैसे बाली के सामने जाने पे आधी शक्तियां छीड़ हो जाती थी किसी की भी, आधी ताकत ये मुफ्त की रेवड़ी रुक जाए, आधी ताकत वैसे ही छीन ली जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे ये मुफ्त की रेवड़ियां, उसका उदाहरण मैं आपको मलिक साहब बताऊं, अभी लाडली बहना, लेटेस्ट न्यूज, एमपी में लाडली बहना की लिस्ट से 1.6 लाख महिलाओं को आउट किया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जब योजना शुरू हुई तो वहां पर मौखिक रूप से कई लोगों ने बताया कि वहां पर कलेक्टरों को आदेश दिया गया था कि जो भी फॉर्म भर दे सबको दे दो। चुनाव खत्म हो गया तो अभी जो एक अंदर से फॉर्मेट आ रहा है छन के, उसकी जानकारी आ रही है कि अब वहां पर जो बहनों के लिए योजना थी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले, जो दनादन पैसे बटे थे 2-2 महीने का एक साथ लो, वहां पर इनकम टैक्स जो भर रहा है वो परिवार बाहर, जिस परिवार में किसी अन्य योजना का लाभ है, जैसे विधवा योजना पेंशन या कोई भी महिला को कोई अन्य स्कीम का लाभ मिल रहा है, वो आउट हो जाएगी। जिसके घर में 2 पहिया है आउट हो जाएगा, जिसके घर में 4 पहिया है आउट हो जाएगा। करीब करीब जो जानकारी मिल रही है 50 से 60% महिलाओं को उस स्कीम से आउट किया जा रहा है। यानी ये चुनावी रिश्वत ही थी, चुनावी रिश्वत, आपने पैसे पे वोट खरीदा और जब खरीद लिया तो चुनाव के बाद आपने उनमें से छटनी शुरू कर दी, आउट करना शुरू कर दिया। यस। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इस केस को सुनना चाहिए था। जिन जो इंपॉर्टेंट केस है देश के लिए, उनको ना सुनना, लटके रहना, ये न्यायिक अपराध है, जुडिशियल वो है, क्राइम है देश के प्रति। जैसे पॉलिटिकल क्राइम है, पॉलिटिशियन देश के प्रति क्राइम करते हैं, गुमराह करते हैं देश को, झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छुपाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से फैसले लेते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेने के बजाय तानाशाही से फैसले लेते हैं। तो इसी तरह जुडिशियरी भी उन सब चीजों में शामिल है, अगर वो इस समय पे ट्रांसपेरेंट तरीके से नेचुरल जस्टिस देश के साथ नहीं कर पाती तो उसको ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। और देखिए अगर कोई स्कीम लागू है की भी है तो ये पूछना चाहिए इमीडिएट कि पहले पिछले इलेक्शन में जो वादे किए थे उनका स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखिए, और फिर अब भी आपने जो अगर मान लो वो काम पूरे किए हैं तो आज की जो स्कीम है उसकी कंडीशन क्या है, ताकि आप लोगों को मूर्ख ना बना सको जो अब बना रहे हैं कि किसको 2 पहिए वाले को आउट कर दो, फलाने को आउट कर दे। ये धोखा है, ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये इलेक्टोरल करप्शन है और ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसी पार्टियों के खिलाफ और ऐसे जिन्होंने ये वादे किए उनके खिलाफ, ये होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर हिम्मत दिखाएं, जस्टिस गवई में हमें लगता है वो मादा है और दिखाना चाहिए। ये बात उसकी नहीं है, जज बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, मिलना और जो मौका मिलता उस पद पे कि क्या हम काम कर सकते हैं संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए। देश में संवैधानिक व्यवस्था यानी मानवीय व्यवस्था अभी तक बन जानी चाहिए थी 75-80 साल में,
आज भी देश में करप्शन, मारा मारी, सिफारिश, माइनिंग करप्शन, फलाना करप्शन, राइट टू एक्सप्रेशन इंडेक्स घाटे में, ट्रांसपेरेंसी घाटे में, आरटीआई घाटे में, लोगों के बोलने की आजादी घाटे में। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोर्टें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के काम नहीं आ रही। क्या करेंगे इनका? और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे अगर ये लगे कि प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये फलाना वो करेगा, ये ऐसे करेगा, वो करेगा। सारा करप्शन की जड़ एक है, एक और भी करप्शन की जड़ है, जजों के बच्चों को सरकारी पैनल में लेना, इनके रिश्तेदारों को बेनिफिट पहुंचाना, और उससे ज्यादा जितने भी कानून हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद जो जो कानून है, कमीशन में, ट्राइब्यूनल्स में, इनमें मेंबर और चेयरमैन बनाने के जितने कानून हैं, ये देश की जुडिशरी के को खराब करने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए ये कानून है। ये सारे कानून असंवैधानिक घोषित करके इनको तुरंत खत्म करना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हैं, ताकि ये जो बाद में भी अपॉइंटमेंट, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी फाइनेंशियल, फिर भी ये लोग बाद के चक्कर में रहते हैं। इनको यूनानिमसली डिसाइड करना चाहिए खुद सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये सच्चे संविधान के संरक्षक हैं तो, कि आज यस ऐसे सारे कानून इस देश में बंद होने चाहिए, हमें किसी की नौकरी नहीं चाहिए बाद में। अगर नौकरी चाहिए और उसके हिसाब से, अब देखो ना, सरकार के पक्ष में जिस जिस जज ने फैसले किए हैं, या सरकार में बैठे हुए लोगों के पक्ष में जिस जिसने फैसले किए हैं, जिन बेंचों ने या जिन जजों के रूप में जो लोग थे, वो सारे के लाभ के पदों पे बैठे हुए हैं, सबकी अपॉइंटमेंट पक्की हो गई है। जैसे यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के वो भर दिए गए वाइस चांसलर, ऐसे ही वो जज भर दिए गए। लोग उनको सरकारी जज कह रहे हैं। देश की जुडिशरी का भट्टा बिठा दिया ऐसे लोगों ने। खुल के देश को बोलना होगा, देश के वकीलों को बोलना होगा। ये जुडिशरी जजों की बपौती नहीं है, ये जुडिशरी वकीलों की भी बपौती नहीं है, ये देश की जुडिशरी है। इसलिए जजों से ज्यादा जब जजों की साइड में उंगली उठा रहा हो देश, तो देश के वकीलों को फोर फ्रंट पे आके अपने संविधान की और अपने देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए एकजुट होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक छोटा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में भी क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं क्या? यस यस, वही धंधा है। मैं एक मामला आपके जानकारी में लाना चाहता हूँ, उसी पर 30 सेकंड का, मैं 30 सेकंड की टिप्पणी बस लूंगा, कार्यक्रम खत्म करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक खबर है, मैं आपको बताऊं। वहां पे जस्टिस हैं रोहित रंजन अग्रवाल, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल बहुत चर्चित हैं। ये इनकी चर्चा सबसे ज्यादा कब हुई थी? जब इन्होंने एक धर्मांतरण के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, टिप्पणी जो इनकी थी कि अनुच्छेद 25 धर्मांतरण की आजादी वो नहीं देता है अनुमति, वो सिर्फ कहता है कि मन की आजादी, धर्म को मानने की आजादी, प्रचार प्रसार की आजादी। और आगे कहा उन्होंने कि जैसे धर्मांतरण इस देश में हो रहा है, अगर रुका नहीं तो इस देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये शायद 1 जुलाई, अगर मैं तारीख सही हूं तो 1 जुलाई 2024 की टिप्पणी है। नवंबर में जाकर के ये टिप्पणी की गंभीरता समझिए, इंटेंसिटी, कि उस वक्त के सीजेआई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा, इन दोनों की पीठ ने उस सुनवाई से उनकी टिप्पणी को, रोहित रंजन अग्रवाल की टिप्पणी को बाहर करवा दिया कि ये टिप्पणी हटाई जाए। ये टिप्पणी ऐसी टिप्पणी नहीं कि धर्मांतरण नहीं रोकेंगे तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएगा, ये एक जस्टिस का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वही रोहित रंजन अग्रवाल, अब रोस्टर, जब आपने मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की तो आपसे समझना 30 सेकंड में जरूरी है। वही रोहित रंजन अग्रवाल जो धर्मांतरण या हिंदू मुस्लिम या धार्मिक मामलों पर ऐसी टिप्पणी दे चुके हैं, उन्हीं के पास ज्ञानवापी के वजूखाना के सर्वे का केस उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास जौनपुर में अटाला मस्जिद को अटला देवी का मंदिर बताए जाने का जो मामला आया, वहां की एक स्वराज वाहिनी नाम के जो है संगठन हिंदूवादी, वो गया, वो भी केस उन्हीं के पास दिया गया। अभी संभल का, जो संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला है, ये भी रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में गया, सब सिंगल बेंच। ये सारे मामले जो, जिस पर ऐसी टिप्पणी करने पर उसकी टिप्पणी हटाई गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा, वो सारे मामले जा रहे हैं उन्हीं के पास। जहां पर मंदिर मस्जिद का मामला है, सब उन्हीं के पास जा रहा है। अब वो चीफ जस्टिस हैं, अब वो चीफ जस्टिस हैं क्या जिन्होंने टिप्पणी की थी? नहीं, उनके बेंच में ये सारे मामले, उन्हीं के बेंच में जा रहे हैं, उन्हीं के बेंच में जाते हैं सारे मामले। हाँ, ये गलत है ना, सरेआम ये करप्शन है,
सरेआम जुडिशियल करप्शन है ये, और ये करप्शन सरेआम हो रहा है। और वकील लोग हम लोग ट्रस्टी हैं इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन के, इस देश के संविधान के ट्रस्टी हम भी हैं, अकेले जज नहीं हैं। तो बार एसोसिएशनों को सामने आना चाहिए। हमारी एसोसिएशन में भी, बार एसोसिएशनों के लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरह आफ्टर रिटायरमेंट के चक्कर में जजेस रहते हैं, उसी आफ्टर रिटायरमेंट के या उसी दौरान में कोई राज्यसभा में जाने के लिए, कोई और बेनिफिट उठाने के लिए कमजोर हो गया सिस्टम, बिल्कुल लचर पचर हो गया है। सारे के सारे हमारे पूरे चरित्र का ही उद्योगीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया है। ये देश के लिए खतरनाक है। सबकी जेब नीचे से फटी हुई है, किसी की भी जेब सिली हुई नहीं, ढूंढे से नहीं मिल रहे लोग। अरे जहां आप समझौता करेंगे, अगर अपनी जेब को नीचे से फाड़ के रखेंगे, आपको संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसी दिन उसी पल आपका राइट टू एक्सप्रेशन तो गिरवी रखा जाता है। और वकीलों के वजह से और जजों की वजह से पूरे देश का राइट टू एक्सप्रेशन गिरवी रखा जा सकता है। वकील कितने बोल रहे हैं, जजों को छोड़ो, वकील कितने बोल रहे हैं, ये पूरे देश में आत्म बल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हम सब की ड्यूटी है, सभी वकील साथियों से निवेदन भी है कि सच्चे, अगर बिना वेतन के अगर कोई असली संरक्षक है, वो जज भी नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, वी द एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री। तो हम सारे मिलके हैंड होल्डिंग करें और देश में मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सहयोग दें, और जुडिशरी की गलत बातों पे अंकुश लगाने के लिए आवाज उठाएं, मास्टर ऑफ रोस्टर को बंद करने के लिए आवाज उठाएं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट जो जजों का होता है, इस पे रोक और इस तरह के सारे कानूनों को निरस्त करने की मांग करें देश के सामने। और इसके लिए जरूरी हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में पिटीशन भी डालें, ऐसा हम सब की ड्यूटी है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड आवर नेशन, टुवर्ड आवर सिटीजन्स। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण आज की चर्चा इसलिए रही क्योंकि जिनकी टिप्पणी पर हमने चर्चा की, 12 मई के बाद यही देश के चीफ जस्टिस होंगे, दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। बड़ी उम्मीदें हैं। हमने तो नहीं 4 नाम गिनवाए, वो भी मलिक साहब ने गिनवाए, वो मलिक साहब ने नाम गिनवाए, जस्टिस अभय अशोका का नाम, जस्टिस उज्जवल भुइयां का नाम, जस्टिस बी.आर. गवई का नाम, जस्टिस जॉर्ज अगस्टीन मसीह का नाम, ये नाम की जिनका सम्मान है। देखते हैं कि इनके सम्मान से बी.आर. गवई साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, इनके सम्मान से देश की न्यायपालिका का सम्मान कितना बढ़ता है। न्यायपालिका पर डेंट तो लगा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अगर न्यायपालिका को लेकर के आम आदमी के मन में ये होने लगे कि नहीं, अब न्यायपालिका पक्षपात पूर्ण कार्रवाइयां कर रहा है। चित्रांशी जी, डेंट नहीं लगा है, न्यायपालिका की और होलिंग की जरूरत है। ये इस न्यायपालिका के साथ जो आजकल चल रहा है, इससे देश का उद्धार नहीं होगा। मैं देश के लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं, जो सिचुएशन है, जो कुछ चल रहा है, जिस तरह का ढर रहा है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो संविधान को तार तार न केवल पॉलिटिकल लोग और सरकार करेगी, जुडिशरी के जरिए भी होगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद मलिक साहब। बाकी इंतजार करते हैं, मई भी ज्यादा दूर नहीं है, मई भी आ जाएगा। नमस्कार जी। आई होप अच्छा होगा। गवई जी हैज गट्स टू डू द वर्क, कि काम कैसे करना है। ही नो द सिस्टम, ही नो द जुडिशरी, ही नो द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट जस्टिस गवई। हम भी पॉजिटिव हैं गवई साहब को लेकर के। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।